हेलो गाइस, पुनः आपके बीच में सोनू तिवारी हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। और आज थोड़े विलंब से कुछ कारणवश लेकिन आपके बीच आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी क्लास 10th और जो हमने उस दिन कुछ मैथ्स इसमें बचा था हमारा 3.5 में, वो आज मैं पूरा करने के लिए आपके बीच आया हुआ हूँ। और आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम, शब्द समस्याओं से भरा हुआ मैथ, इसके कुछ सिद्धांत हैं और कुछ रूल रेगुलेशंस, कैसे उसको सेट किया जाए, कैसे उसको सेटअप किया जाए, आज वो सीखिए आप। 4 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें 5 क्वेश्चन है टोटल। और इसका पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसका ये पहला क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल का मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। एक हॉस्टल है, उसका एक रूल है कि महीने का कुछ किराया उसका फिक्स है और उसके बाद का जो उसका मासिक व्यय है, किराया है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने दिन भोजन किया है। मीन्स रहने का अलग से किराया है और भोजन करने का अलग से किराया है। तो एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है, 20 दिन जब वो भोजन करता है तो। और दूसरा विद्यार्थी बी अगर वो 26 दिन भोजन करता है तो स्वाभाविक बात है उसको ज्यादा देना पड़ेगा, और वो देता भी ज्यादा है, 1180 रुपया वो देता है हॉस्टल को 26 दिन भोजन करने के बाद। हमें निकालना है नियत व्यय, जो फिक्स्ड चार्ज है उसका, और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। चूंकि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए इसमें 2 चर राशियां हम मानेंगे। सबसे पहले माना कि नियत व्यय x और प्रतिदिन के तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। चूंकि हम जान नहीं रहे हैं कि क्या है उसका नियत व्यय और क्या है उसके प्रतिदिन भोजन का मूल्य, और इस स्थिति में नियत व्यय को x माना गया है और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को y माना गया है। अब अगर हम प्रश्न पे जाएं, प्रश्न से, तो प्रश्न हमारा जो पहला पड़ा हुआ है प्रश्न का विद्यार्थी ए के लिए, वो ये है कि वो हॉस्टल में जो रहता है उसका तो मासिक व्यय वो देगा ही, यानी x तो वो चुकाएगा ही, साथ ही वो 20 दिन भोजन करता है। अगर एक दिन के भोजन का मूल्य है y, तो स्वाभाविक सा बात है कि 20 दिन के भोजन का मूल्य हो जाएगा 20y। यानी जो हमारा पहला इक्वेशन आएगा वो ये तो देगा ही, साथ ही वो 20 दिन भोजन करता है इसलिए वो 20y चुकाएगा, और इन दोनों को मिला के वो चुकाता है टोटल 1000 रुपये। पुनः समझ लें आप कि वो जो नियत व्यय उसका x है वो तो वो देगा ही, साथ ही वो 20 दिन, चूंकि वो भोजन करता है 20 दिन तक, हर दिन अगर वो y रुपया देगा तो 20 दिन में वो देगा 20y, और दोनों मिला के टोटल वो दे रहा है 1000। ये था विद्यार्थी ए के लिए। अब विद्यार्थी बी की अगर बात किया जाए तो वो x तो देगा ही जो वो रह रहा है वहां, साथ ही वो 26 दिन भोजन करता है। x तो वो चुकाएगा ही, साथ ही वो 26 दिन भोजन करता है और वो देता है 1180 रुपये। आप समझ रहे हैं, ए जो मासिक व्यय, जो नियत व्यय उसका है वो x तो देना ही देना है उसको, हॉस्टल में वो रह रहा है, और अलग से वो 20 दिन भोजन करता है तो 20y देगा, और दोनों मिला के वो 1000 रुपये देता है हॉस्टल चार्ज। जो विद्यार्थी बी है वो x के साथ 26 दिन भोजन करता है यानी वो 26y देगा, और दोनों मिला के वो देता है 1180 रुपये। अब आप इसको लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, जिस विधि से आपको सॉल्व करना आप कर सकते हैं। अगर हम इसको लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करें तो स्पष्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x और x बराबर है और साथ ही दोनों प्लस में है। आप रूल से अवगत हैं कि जब ये दोनों का दोनों प्लस में रहेगा तो समीकरण को घटा दिया जाएगा, यानी समीकरण 1 घटा 2
करने। अब x प्लस 20y बराबर 1000 और इधर x प्लस 26y बराबर 1180। घटाने के बाद सिंबल बदलता है, माइनस माइनस माइनस। ये x प्लस माइनस कट गया, 20y में से 26y को घटाएंगे माइनस 6y बराबर 1000 में से 1180 को घटाएंगे माइनस 180। ये इतना भी कट गया और 6 से 180 कटा 30 बार में, यानी y का वैल्यू हो गया 30। y क्या था? प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यानी उसका हो गया प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ₹30। अब हम जाते हैं x के मान को निकालने की तरफ। तो y का मान आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम y के मान को समीकरण 1 में रखना चाहें तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने। समीकरण 1 हमारा है x प्लस 20y बराबर 1000। अब x प्लस 20 गुना जो y का मान था वो कितना था? 30 बराबर 1000। x प्लस 20 गुना 30 600 बराबर 1000। x बराबर 1000, इधर ये प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, यानी x का मान निकल गया 400। x क्या था हमारा? नियत व्यय, इसलिए नियत व्यय हो गया ₹400। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। करना क्या था? बस समीकरण के रूप में एडजस्ट करने के बाद इसको घटाना था और x और y का मान निकाल लेना था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न से जो प्रश्न है, तो माना कि भिन्न का अंश x और हर को मान लीजिए y। अंश को अगर x और हर को अगर y माने हैं तो भिन्न हो जाएगा हमारा क्या? x बटा y। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि अगर उसके अंश से 1 घटाया जाए, मतलब हर में कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अंश से 1 घटाया जा रहा है, हर तो वही रह जाएगा y, तो भिन्न हो जाती है 1/3। अगर अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न हो जाती है 1/3। तो अब करते क्या है? 3 को x से गुना करते हैं, माइनस 3 गुना 1 3 बराबर y गुना 1 y। 3x बराबर के बाद ये प्लस में है, पहले माइनस में आएगा और इधर जो माइनस में था ये इधर चला जाएगा प्लस में। ये हो गया इक्वेशन। उसके बाद जो प्रश्न का दूसरा पड़ाव है वो ये है कि अगर उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, अगर उसके हर में 8 जोड़ा जाए, यानी अंश अपरिवर्तित है, अर्थात अंश x और हर में जोड़ा जाए 8, तो भिन्न हो जाती है 1/4। तो भिन्न हो जाती है 1/4। अंश अपरिवर्तित है और हर में जोड़ा गया है 8, भिन्न हो जाती है 1/4। अब 4 गुना x 4x बराबर y गुना 1 y और प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे प्लस 8, या 4x का 4x और इसके साथ बराबर के बाद y है प्लस पहले आएगा माइनस में बराबर 8। ये हो गया हमारा समीकरण। पुनः समझ लें आप, अंश अपरिवर्तित है, हर में जोड़ा गया है 8, जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अगर हर में 8 जोड़ा जाए तो भिन्न हो जाती है 1/4। 4 गुना x 4x बराबर y गुना 1 y और प्लस 8 गुना 1 8। 4x का 4x बराबर के बाद y प्लस में, पहले आएगा माइनस में और बराबर में 8। ये हुआ इक्वेशन 2। अब आप देखिए कि यहाँ भी y माइनस में, यहाँ भी y माइनस में, मतलब y हमारा बराबर है और दोनों माइनस में है, इसका मतलब समीकरणों को घटाएंगे। अगर दोनों प्लस में भी होता तब भी घटाते। जोड़ते सिर्फ एक स्थिति में है, जब
एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो। तो यहाँ पर दोनों माइनस में है, इसलिए समीकरण को घटाते हैं, यानी लिखते हैं समीकरण 1 घटाव 2 करने, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटा रहे, सिंबल बदलेगा, 3x में से 4x घटेगा -x, प्लस माइनस घट गया, 3 में से 8 घटेगा -5, ये माइनस कट गया, x का मान निकल गया 5, यानी हमारा अंश 5 हो गया है। अब x के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तब समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 इंटू एक्स का मान 5 माइनस वाई बराबर 3। अब आप देखिए 3 गुना 5 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3, इधर ये प्लस में रहेगा माइनस में, माइनस वाई बराबर -12 कट गया, वाई का मान 12 क्योंकि ये माइनस कट गया, हमारा जो भिन्न हो गया वो क्या था, अंश बटा हर, यानी x बटा वाई। x का मान क्या निकला 5 और y का मान क्या निकला 12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यस एक लड़का है जिसने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, और आपको पता होगा कि एग्जाम जब भी होता है तो उसमें कुछ सही उत्तर होते हैं, कुछ गलत उत्तर होता है। यस ने जो 40 अंक प्राप्त किए उसमें उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया, अर्थात नेगेटिव मार्किंग होगा इसमें, क्योंकि 1 अंक की कटौती कर दी गई जब उसका एक उत्तर गलत हो गया। सवाल यह है, दूसरा जो है उसको 4 अंक अगर मिलता सही उत्तर पर और गलत उत्तर पर अगर उसको 2 अंक उसके कट जाते तो उसको मिलता 50। आपको ये बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। आप पुनः पहले समझ लें कि जब उसे सही उत्तर पर मिले 3 अंक और गलत उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती कर दी गई तो उसने प्राप्त किए 40 अंक, और जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और 2 अंक उसके कटते यदि उसका उत्तर गलत होता तो तब उसको प्राप्त होते 50। टेस्ट में कितने प्रश्न थे आपको ये बताना है। तो टेस्ट में प्रश्न की संख्या के लिए हम लोग सही उत्तर और गलत उत्तर वाले दोनों प्रश्नों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा टेस्ट में जितने भी प्रश्न थे, क्योंकि उसका या तो जो भी उत्तर सही था और जो भी उत्तर उसका गलत था, बस वही टोटल उसका प्रश्न था। तो अब इसका अगर इक्वेशन सेट किया जाए तो सबसे पहले माना कि सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या y, कुल प्रश्नों की संख्या दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस। अब सवाल क्या है, अगर हम प्रश्न को देखें, प्रश्न ये है कि अगर उसके 3 अंक उसके जो सही उत्तर थे अगर उसको 3 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर उसके 1 अंक कटते तो उसको मिला 40 अंक, यानी सही उत्तर पर उसको मिला 3 अंक। तो x को 3 से गुना कीजिए प्लस अशुद्ध उत्तर पर उसके कट गए 1 अंक, कटने का मतलब -1 गुना y, ये था उसका अशुद्ध अंक, जो अशुद्ध उत्तर हुआ उसको -1 अंक प्राप्त हुए और दोनों को मिलाकर उसको मिले 40। जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर उसके -1 अंक यानी 1 अंक की कटौती कर दी गई तो दोनों मिलाकर उसको मिले 40 अंक, यानी 3x प्लस माइनस 1 गुना y बराबर 40। ये हो गया इक्वेशन। प्रश्न ये है कि अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर उसके -2 अंक कटते,
बात समझ लें फिर से आप। अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर उसे 2 अंकों की कटौती होती, कटौती का मतलब माइनस, यानी -2y, तो उसे मिलते 50, या 4x प्लस माइनस -2y बराबर 50। अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पर उसे -2 अंक मिलते, यानी -2 अंकों की कटौती हो जाती, तो उसे मिलते 50 है। अब इसको इक्वेशन 2 बनाने से पहले हम देखते हैं कि 2 से तीनों को विभाजित हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 से विभाजित करने पर आप जितना सिंपल बना सकें इक्वेशन को, उतना आसानी होगा उसे लुप्त करने में। तो 2 से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो 4x में 2 से विभाजित करने पर क्या रिजल्ट आता है? 2x माइनस y बराबर 25। ये हो गया इक्वेशन। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें तो दोनों में -y और -y प्रेजेंट है। इसका मतलब चूंकि ये दोनों बराबर जो है हमारे चर राशि, वो अगर माइनस में है तो साफ है कि दोनों समीकरणों को घटाया जाएगा, यानी समीकरण 1 घटाव 2 करने, समीकरण 1 हमारा क्या था? 3x माइनस वाई बराबर 40। तब 3x माइनस y का जो मान था 3x, समीकरण 1 और 2 को जब हम घटाते हैं तो समीकरण 1 था हमारा क्या? 3x माइनस वाई बराबर 40, और समीकरण 2 हमारा था 2x माइनस वाई बराबर 25। अब चूंकि घटाते हैं सिंबल हमारा बदलेगा, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कट गया, 3x में से 2x को घटाएंगे, x बचेगा बराबर 40 से 25 घटेगा, x का मान 15। मतलब सही उत्तरों की संख्या अगर x थी तो जितने उत्तर सही होंगे उतना प्रश्न भी होगा, यानी हमारा x हो गया 15, सही उत्तरों की संख्या 15। फिर हम y का मान अगर निकालते हैं तो x का मान आप 1 2 कहीं भी रखिए, अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं x का मान, तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 25, 2 गुना x का मान 15 माइनस वाई बराबर 25, 2 गुना 15 30 माइनस वाई बराबर 25, माइनस वाई बराबर 25, और जो इधर 30 है प्लस भी इधर जाएगा माइनस में, यानी माइनस वाई बराबर 25 से 30 घटेगा -5, ये दोनों कट गया, y का मान 5। अब मुझे प्रश्नों की कुल संख्या निकालनी है, तो प्रश्नों की कुल संख्या था y यानी 5 जो आया हमारा, वो गलत उत्तरों की संख्या 5 है, सही उत्तरों की संख्या 15 है। तो जितना सही उत्तर उतना प्रश्न इधर जुटेगा, और जितना गलत उत्तर था वो प्रश्न में आएगा, कि दोनों मिला के प्रश्नों की कुल संख्या निकलेगी। तब कुल प्रश्नों की संख्या x प्लस वाई, x 15 प्लस y 5, यानी कुल प्रश्न है 20। यही हमारा इसका आंसर, कि जब उससे सही उत्तरों पर x, अगर सही उत्तरों की संख्या को x माना गया था और गलत उत्तरों की संख्या को y माना गया था, तो कुल प्रश्न थे हमारे x और x प्लस y। उसके बाद था कि अगर उसे सही उत्तरों पर मिलते 3 अंक तो 3x, अगर उसके गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाते तो -1 इंटू वाई, उसको दोनों मिला के मिल रहा था 40 अंक। इससे इक्वेशन बना। फिर अगर सही उत्तर पर मिलता उसको 4 अंक और गलत उत्तर पर उसके -2 अंक मिलते तो दोनों मिला के उसको मिलता 50 अंक। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x का मान आया 15 और y का मान आया 5, और चूंकि कुल प्रश्नों की संख्या थी x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5 बराबर 20। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये कोई राजमार्ग है तो A और B हैं 100 किलोमीटर के डिस्टेंस। ये है इस बार प्रश्न। एक कार A से चलना शुरू करती है और दूसरी कार B से, और दोनों एक ही जगह पे मिलती है 5 घंटे के बाद। हमें निकालना है दोनों कारों का चाल। अक्सर ऐसे जब चाल, धारा और इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जो हमारा अगला एक्सरसाइज 3.6 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, उसमें आप नाव,
धारा, इन सबों के चाल से अवगत होंगे। आज का जो ये क्वेश्चन हमारा है ये कार के चाल से रिलेटेड है कि अगर ए और बी एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, एक कार जो ए से चलना शुरू करती है और दूसरी कार जो बी से चलना शुरू करती है वो 5 घंटे के बाद मिलती है। आप यहाँ एक क्लू याद रखें कि जब दो कारें एक ही दिशा में चलती हैं और वो किसी खास समय के बाद एक जगह मिलती हैं तो वहां पे समीकरणों को घटाते हैं, मीन्स उन दोनों के स्पीड को घटाते हैं और जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच उसको जोड़ा जाता है। यानी a प्लस बी अगर जो भी है इसका चाल, अगर हम कार ए की चाल को x माने और कार बी की चाल को y माने तो x प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा, चूंकि ये डिस्टेंस पर है। और जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं दो अलग अलग बिंदुओं से तो वहां पर उनके स्पीड को घटा दिया जाता है। कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। तो यहां दो कार हैं, माना कि कार पहली कार की चाल, पहली कार की चाल को हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर। दोनों कारों की चाल को हमने क्रमशः x और y मान लिया है। जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि दोनों कारें 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पहला कार का जो चाल था वो क्या था, x प्लस जो दूसरी कार थी हमारी उसकी चाल थी y और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। ये हो गया इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव में चलते हैं। चूंकि जब दोनों कारें दो अलग अलग बिंदुओं से चलना शुरू करती हैं और ये दोनों अलग अलग चालों से चलती हैं, इनकी जो चाल है वो एक जैसी नहीं है, तो चूंकि दोनों की चाल अलग अलग है तो सिंपल सा बात है कि दोनों के चाल में डिफरेंस होगा, इसलिए वहां पे अब अंतर का हम प्रयोग करेंगे चूंकि चाल में अंतर है। तो ये दोनों मिलती हैं 5 घंटे के बाद, यानी 5 घंटा कार ए भी चलती है, एक पहली कार चलती है ए स्थान से और 5 घंटा दूसरी कार चलती है बी स्थान से। साफ है कि दोनों 5 घंटे में जो दूरी तय करेंगे, अभी पहले हम उसको निकालते हैं। तब 5 घंटे में प्रश्न का दूसरा पड़ाव है कि 5 घंटे में पहली कार द्वारा तय चाल, अगर कार की चाल 5 घंटे, अगर कार की चाल पहली कार की चाल x थी तो 5 घंटे में वो चलेगी, दूरी, तय दूरी सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल क्या है, x गुना जो समय लगा उसको कितना लगा 5, यानी हो जाएगा ये 5x किलोमीटर। तथा 5 ही घंटे में जो दूसरी कार है उसके द्वारा जो तय दूरी होगी वो होगी y गुना 5 किलोमीटर, यानी 5y किलोमीटर। पुनः समझ लें आप कि 5 घंटे के बाद जब दोनों कारें क्रमशः ए और बी बिंदुओं से चलती हैं, मान लीजिए यहाँ ए है यहाँ बी है, ये यहाँ से चलती है यहाँ से चलती है, तो दोनों 5 घंटे के बाद एक जगह पे जाके मिल जाती है। और अब यहाँ पे ये भी दे दिया गया है कि दोनों की चाल अलग अलग है, यानी चाल में अंतर है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच इसके चाल में अंतर हो जाएगा। तब चूंकि ये 5 घंटे तक चलती है दोनों कारें, तो 5 घंटे में जो पहली कार है वो कितनी दूरी तय करेगी, और दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो पहली कार की चाल क्या थी x, समय कितना वो लगा उसको 5 घंटा, दोनों में क्या लगे उसको 5x किलोमीटर। उसी तरह दूसरी कार भी चलेगी, उसका जो चाल था वो क्या था y, समय क्या लगा उसको 5 घंटा, तो उसकी दूरी हो जाएगी 5y किलोमीटर। अब प्रश्न यह है कि 5x और 5y, चूंकि दोनों के चाल में अंतर था, ये दोनों
कवर करती हैं 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को। ये 5 घंटा में 5x चलती है, ये 5 घंटा में y चलती है, और ये दोनों कवर करती है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को। दोनों में कॉमन है 5x माइनस वाई बराबर 100। 5 से 100 कटा 20 बार में, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 20। इक्वेशन पुनः समझ लें आप, दोनों के बीच अंतर था चाल का, और ये दोनों कवर का जो इन दोनों के बीच का था 5 घंटे में एक दूसरे को पकड़ लेती हैं, वहां पे पहुंच जाती हैं, बराबर 100 जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का। तब दोनों में कॉमन है 5, 5x में 5 से भाग करेंगे x, माइनस 5y में 5 से भाग करेंगे y बराबर 100। 5 से 100 कटा 20 बार में, x माइनस y बराबर 20। अब आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से ये बन जाएगा, और आपको पता होगा, आप हर एक प्रोसेस से अवगत हैं, आराम से इसको आप जोड़ सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को y प्लस में y माइनस में कट जाएगा, x 2x बराबर 100 और 20 120, और x का वैल्यू 60 आएगा। फिर आप x के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट करें, उसका वैल्यू 40 आएगा। इसका मतलब साफ है, कैलकुलेशन यहीं से मैंने कर दिया है, आप उसके बाद समझ लें सिर्फ, क्योंकि इक्वेशन के बाद आप प्रोसेस को खुद कर लें। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए करना क्या है, इन दोनों को आप जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस ये माइनस में है, और जब ये जोड़ेंगे आप तो y प्लस माइनस कटेगा, सिंबल नहीं बदलता है जोड़ने में। x और x 2x, और 100 और 20 120, फिर 2 से 120 60 बार में कटेगा, x का मान 60 निकल जाएगा। अब आप उसको 1 में रखें, 2 में रखें, अगर आप यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो 60 प्लस y बराबर 100, y बराबर 100 माइनस 60 यानी y बराबर 40, अर्थात पहले कार की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप कर भी लेंगे। अब अंतिम क्वेश्चन लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी आयत की लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है मूल आयत से। पुनः अगर उसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, मीन्स लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाया जाए क्रमशः 3 इकाई और 2 इकाई, तो इस बार जो क्षेत्रफल है वो मूल आयत से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं मीन्स लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करें। तो चूंकि लंबाई चौड़ाई अननोन है, पता है नहीं, माना कि आयत की लंबाई आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए a, और चौड़ाई को मान लीजिए b, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी a गुना b बराबर ab। ये निकला हमारा आयत का क्षेत्रफल। ये हो गया मूल आयत का क्षेत्रफल। अब प्रश्न ऐसा है कि अगर उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई था a, कम का मतलब हो गया a माइनस 5, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई क्या था b, उसका अगर उसको 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई हो चाहिए, तो ये नया लंबाई हो गया, नया चौड़ाई हो गया, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो मूल क्षेत्रफल से, जो मूल आयत का क्षेत्रफल था उससे 9 वर्ग इकाई कम जाता है। पुनः समझ लें आप, यहाँ अगर आप 1-2 स्टेटमेंट और जोड़े तो जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि आप यहाँ लिख सकते हैं आयत की लंबाई 5 इकाई घटाने पर a माइनस 5 और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाने पर b प्लस 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर आयत की लंबाई को 5 इकाई कमाया जाए तो a माइनस 5 आएगा ये, और चौड़ाई को अगर 3 इकाई बढ़ाया जाए तो ये आएगा b प्लस 3, और जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, चूंकि ये नया लंबाई है ये नया चौड़ाई है, वो मूल क्षेत्रफल से, जो मूल क्षेत्रफल था AB, उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। अब आप यहाँ से गुना कर लें, a गुना b, AB, 3 गुना a 3, माइनस 5 गुना b 5b, माइनस गुना प्लस माइनस, 5 गुना 3 15 बराबर AB माइनस 9। AB प्लस इधर ही प्लस, बराबर के पहले बराबर के बाद अगर सिंबल सेम है, सेम डिजिट है तो वो कट जाता है, बच गया इधर क्या 3a माइनस 5b
बराबर -9, इधर ये माइनस में रहेगा प्लस में, यानी 3a - 5b बराबर 6। ये हो गया इक्वेशन। अब जो दूसरा पड़ाव है प्रश्न का वो क्या है कि अगर उसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो नई लंबाई हो जाएगी हमारी a+3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। अगर लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जाए और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाया जाए तो नया लंबाई a+3, नया चौड़ाई b+2। तो लंबाई गुना चौड़ाई किसका क्षेत्रफल है? आयत का। लंबाई गुना चौड़ाई, जो नया क्षेत्रफल होता है, जो नया क्षेत्रफल होता है वो मूल क्षेत्रफल से बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। पुनः समझ लें आप कि अगर उसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जाए तो जो नया क्षेत्रफल आता है वो मूल क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मूल क्षेत्रफल हमारा क्या था? AB, इससे बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई। अब आप गुना कर लें, a × b, AB प्लस a × 2, 2a प्लस 3 × b, 3b प्लस 3 × 2, 6 इक्वल टू AB प्लस 67। AB क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या? 2a प्लस 3b इक्वल टू 67, इधर ये प्लस मिल जाएगा माइनस में, यानी 2a प्लस 3b इक्वल टू 61। ये हो गया इक्वेशन 2। समझिएगा पुनः आप कि जब a से b को गुना किया गया ab, प्लस a से 2 को गुना किया गया 2a, प्लस 3 से b को गुना किया गया 3b, 3 से 2 को गुना किया गया 6 इक्वल टू ab प्लस 67। और ये जो आया है ये मूल क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है जब उसकी लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। AB के क्रॉस होने के बाद बचेगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 67, इधर ये प्लस में जाएगा माइनस में, यानी 2a प्लस 3b इक्वल टू 61। हो गया इक्वेशन 2। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब यहाँ आपको देखना है कि इक्वेशन 1 और 2 में a या b का मान बराबर नहीं है। आपको प्रोसेस पहले ही बता दिया गया है कि आप उसको बराबर करेंगे, यानी अगर आपको a का मान बराबर करना हो तो समीकरण 1 में 2 से गुना करें और समीकरण 2 में 3 से गुना करें, और अगर आपको b का मान बराबर करना हो तो समीकरण 1 में गुना करें आप 3 से और समीकरण 2 में गुना करें आप 5 से। जब मान बराबर आ जाए a या b का तो आप देखें फिर वो चिन्ह किस में है। अगर वो प्लस माइनस में है तो जोड़ दें, और अगर वो दोनों के दोनों प्लस में है तो घटा दें। उसके बाद आप a और b का मान आराम से निकाल सकते हैं। और जब आपका निकल जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे। पुनः कल मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए शुभ रात्रि।